वेलकम अगेन। आज हम बात करने वाले हैं एनसीएफ, ब्लूम टैक्सोनॉमी और बंडूरा की जो थ्योरी है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 डेराइव्स इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम, यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 है ने अपनी समझ डैश से प्राप्त की है। ऑप्शंस है अपने पास व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत और मानवतावाद। ठीक है, तो जो एनसीएफ 2005 की जो समझ है या फिर कहें कि अंडरस्टैंडिंग है, तो वो कंस्ट्रक्टिविज्म पे बेस है। जो प्याजे की थ्योरी है कंस्ट्रक्टिविज्म, या फिर जो कंस्ट्रक्टिविस्ट मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करके एक्टिविटी के द्वारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से मतलब ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो उसके बेसिस पे ही एनसीएफ 2005 काम करता है, यानी कि बच्चे अपने निर्माण का ज्ञान खुद करते हैं। तो एक इसके बेस पे है कंस्ट्रक्टिविज्म। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि जो एनसीएफ 2005 है इससे पहले भी आ चुकी हैं जो फ्रेमवर्क है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, पहले 1975 में, उसके बाद 88 में, 1988 में, उसके बाद सन 2000 में, और ये जो है ये चौथी फ्रेमवर्क है ये जो आई है 2005 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन इट्स कैरेक्टर, यानी कि जो एनसीएफ 2005 है अधिगम अपने स्वभाव में कैसी है। ऑप्शंस हैं एक्टिव और सोशल, ठीक है, दूसरा है पैसिव और सिंपल, तीसरा है पैसिव और सोशल, एक्टिव और सिंपल। देखिए, जो पैसिव आ गया, निष्क्रिय लर्निंग की बात नहीं की गई है, क्योंकि जो मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद के ऊपर आधारित है। बच्चे ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। जब बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे तो ज्ञान का निर्माण नहीं होगा। तो पैसिव वाला ऑप्शन तो हम हटा देते हैं साइड में। एक्टिव है, ठीक है ये तो, बट सिंपल की बात आ गई, सिंपल भी नहीं है क्योंकि बच्चे करके सीखते हैं। और जो प्याजे हैं उन्होंने बताया कि बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं। तो जो एक्टिव और सोशल है ये करेक्ट अपना ऑप्शन हो जाएगा। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और सामाजिक है। समाज में रह के बच्चे सीखते हैं और एक्टिवली सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 द रोल ऑफ टीचर हैज़ टू बी, जो टीचर है, शिक्षक है, उसका रोल क्या होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शंस। पहला है परमिसिव, यानी अनुमतिपरक, कि भाई कुछ भी मान लीजिए बच्चे कर रहे हैं तो वो टीचर उनको परमिशन देगा तभी करेंगे, या मतलब इस प्रकार का होना चाहिए। फैसिलिटेटिव यानी सुविधादाता, यानी बच्चे कुछ करके सीखना चाहते हैं तो अगर उनको कहीं दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो जो टीचर है उनकी हेल्प करे, यानी कि सुविधादाता के रूप में। तो ये बात कहना बिल्कुल सही है। तीसरा है अथॉरिटेटिव, तो ये भी गलत है, नेगेटिव चीज़ है, इसको हम हटा दे देंगे। डिक्टेरियल मतलब डिक्टेट करे, उनको प्रताड़ित करे, ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे कि जो शिक्षक है उसको एनसीएफ में एक सुविधादाता की तरह कहा गया है कि अगर बच्चे सीखते समय कोई परेशानी का अनुभव करते हैं या कहीं पे अटक जाते हैं तो उनको हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला है, रोल ऑफ ए टीचर इन ए क्लास इज टू। ऑप्शंस देख लेते हैं, यानी एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। पहला है अपने ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिपूर्ण करना और उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करना, यानी कि ये कह रहा है कि टीचर जो नॉलेज है वो बच्चों के अंदर भर दे और जो एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए तैयार करना सिर्फ, बाकी टीचर की कोई भूमिका नहीं है। तो ये कहना तो गलत है। दूसरा है समय सारणी का कठोरता से पालन और पाठ्यक्रम से बंधे रहने, यानी स्ट्रिक्ट हो जाना जो टाइम टेबल है उससे ही, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी जीवन में तो कैसे काम चलेगा। ठीक है,
तीसरा है सीधे तरीके से ज्ञान पहुंचाना और शिक्षार्थियों को सही उत्तरों के लिए तैयार करना। यानी वही बात है, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई का काम नहीं होता शिक्षक का, बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं बच्चों के सर्वांगीण विकास के, उनमें भी जो शिक्षक है वो सहायक होता है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन देखते हैं, सीखने की विश्वसनीय स्थितियां जुटाना और शिक्षार्थियों को स्वतंत्र चिंतन की सुविधा करना। ये बात सही लग रही है कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के अवसर दे और उन्हें अपने आप फ्रीडमली सोचने के लिए, स्वतंत्र रूप से सोचने के अवसर मिल सके। यानी बच्चे जब ज़्यादा से ज़्यादा सोचेंगे, फ्रीडमली कुछ करेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। क्योंकि एनसीएफ में क्या बात की गई, कंस्ट्रक्टिविज्म की, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, Which one of the following best describe the role of textbooks in the classroom? इनमें से मतलब कौन सा है जो पाठ्य पुस्तक होती हैं उनके रोल को अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस देखते हैं। देखिए, जो पाठ्य पुस्तक हैं वे एक राज्य एवं राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। यानी कि जो बुक्स हैं वो पूरे देश में, राज्यों में एक रूपता बनाए रखते हैं। तो ये कहना तो गलत है, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग बुक्स चलती हैं। ठीक है, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यानी जो बुक्स हैं वो सिर्फ टीचर्स और पेरेंट्स को गाइडलाइन प्रदान करते हैं, ये कहना भी गलत है। वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन आते हैं। यानी जहाँ ये क्या कह रहा है, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक, यानी जो पाठ्य पुस्तक है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टीचिंग लर्निंग में। तो ये कहना भी गलत है। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। ये कहना सही है कि जो टीएलएम है या फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जो संसाधन है सीखने के हैं, उनमें से एक पाठ्य पुस्तक भी है। यानी हम अलग अलग तरीक़ों से सीखते हैं, तो उनमें से पाठ्य पुस्तक भी एक संसाधन का रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये है कि जो पाठ्य पुस्तक है वो सब कुछ नहीं है, बट एक उनमें से संसाधन है जो सीखने के, उनमें से एक जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चिल्ड्रन आर करेक्ट? इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है या कौन से स्टेटमेंट सही है, देखते हैं। पहला है, चिल्ड्रन आर पैसिव रिसिपिएंट ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो बच्चों को निष्क्रिय तो बिल्कुल नहीं कहता, बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव लर्नर्स होते हैं। बच्चे समस्या समाधान करता है, तो ये बात तो सही है, प्रॉब्लम सोल्वर्स होते हैं बच्चे। बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, प्याजे ने भी कहा है बच्चे जो होते हैं वो लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, यानी वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं और सीखते हैं, तो ये कहना भी सही है। यानी कि ये बी सी डी तीनों ऑप्शन सही हैं। तो पूछ रखा है कि निम्न कौन से सही हैं। अब नीचे ऑप्शन देख लेते हैं, अपना है बी सी और डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, कक्षा तक पहुंचने वाली बच्चों की भोली अवधारणाओं को जानना। भोली अवधारणाएं कौन सी होती हैं? जो नेटिव कंसेप्शंस। नेटिव कंसेप्शंस का मतलब ये होता है कि बच्चे जो अपनी संस्कृति, समाज, स्कूल में आते टाइम अपने घर से जो अवधारणाएं लेके आते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चे कोई गलत अवधारणा भी लेके आते हैं, जैसे भूत होते हैं, मतलब कोई भी जो चीज़ सीख के आते हैं अपने घर परिवार से, तो उसको टीचर पूछता है कि अवधारणाओं को जानना। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, शिक्षक के हौसलों को पस्त कर देता है क्योंकि इससे उसका कार्यभार बढ़ता है। यानी जो एक्सपीरियंसेस बच्चा लेके आता है उनसे शिक्षक का हौसला ख़त्म हो जाता है, तो ये कहना गलत है। शिक्षक के किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, तो ये कहना भी गलत है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने के लिए योजना बनाने में
सहायता करते हैं, ये कहना सही है। एक बार लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं, हैम्पर्स द चिल्ड्रंस प्लानिंग एंड टीचिंग, यानी कि उसको हाइपर एक्टिव कर देता है अगर कोई बच्चा इस प्रकार का एक्सपीरियंस लाता है, तो ये कहना भी गलत है। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चा अपने एक्सपीरियंस लाता है, नेटिव कॉन्सेप्शंस जो बच्चे के पास हैं, उन सब को ध्यान में रख के जब टीचर पाठ योजना बनाएगा तो उसमें उसको सहायता मिलेगी। टीचर जो है उन एक्सपीरियंस को नींव की तरह लेकर उसके ऊपर उसके बच्चे की जो नॉलेज है वो कंस्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है, एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? ऑप्शंस देखते हैं। पहला है, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अनुभव पर आधारित है। तो ये बात तो कहना सही है कि जो बच्चा है उसने देखा है कि जो दूध है वो दूध बूथ पर से ही आता है, यानी उसका एक्सपीरियंस है, उसने देखा है। और आप जानते हैं कि सीडीपी में हम बच्चे को कभी भी गलत नहीं ठहराते हैं कि बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं मिले, बच्चा कुछ जानता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। ये बात सही है कि जब बच्चा है उसका एक्सपीरियंस है कि वह दूध बूथ पे दूध खरीदते हुए देखता है, जाता है, तो उसको तो यही लगता है कि दूध बूथ से ही दूध आता है, तो ये बात सही है। दूसरा देखते हैं, बच्चों ने गायों को कभी नहीं देखा, मतलब नेगेटिव चीज़ है कि हम ये कह दें कि बच्चों ने तो गायों को ही नहीं देखा, तो इसको हम हटा देते हैं। बच्चों का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं कर पाया, यानी ये कहना भी गलत है कि उसको बच्चे को वातावरण ही नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि ये भी नेगेटिव चीज़ है। बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है, ये भी हम नहीं कहेंगे कि बच्चे को लिमिटेड एक्सपोजर मिले हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है, कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी, यानी सिद्धांत के रूप में रचनावाद क्या है, यानी इसमें पूछा गया है रचनावाद का मतलब क्या है। देखते हैं, ऑप्शन है, सूचनाओं को याद करने और पुनः स्मरण द्वारा जांच करने पर बल देता है। दूसरा है, शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल देता है, यानी कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म कौन थे, जो पियाजे वाली थ्योरी है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए वो शिक्षक की प्रभावी भूमिका पर बल नहीं देता, ठीक है। अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है, यानी कि बच्चे हैं जो अनुकरण करके सीखते हैं, इमिटेट करके सीखते हैं, तो ये कहना भी गलत है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षार्थी की भूमिका पर बल देता है, तो ये कहना बिल्कुल सही है कि जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं दुनिया के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म यही कहते हैं कि बच्चे खुद से सीखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजना पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। परस्पर ग्रहण करते रहते हैं, तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि जब बच्चे, पहली बात तो ये है, वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से, अध्यापक भी सीख रहा है और छात्र भी एक दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ न कुछ सीख रहे हैं। तो क्या है इसमें पूछा गया है, पहली बात तो है एक जो बच्चे हैं वो एक्सपीरियंसेस से नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और दूसरा है अध्यापक और छात्र एक साथ कर रहे हैं, यानी सोशल काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो देखिए ट्रेडिशनल तो नहीं होगा, पहले ऐसा काम नहीं होता था, पहले तो चाहे टीचर सेंटर्ड एजुकेशन थी। दूसरा कंस्ट्रक्टिविस्ट होते जब बच्चे, इसमें सिर्फ एक्सपीरियंसेस की बात होती। दूसरा अध्यापक केंद्रित, तो अध्यापक केंद्रित नहीं है। लास्ट है सामाजिक रचनात्मक, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल बच्चों की गलत अवधारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है,
ठीक है। ऑप्शन देखते हैं कि जो आजकल जो बच्चों की गलत धारणाएं होती हैं, उनको, गलत धारणाएं मतलब जो एक्सपीरियंसेस, नेगेटिव कॉन्सेप्शन से बच्चे लेके आते हैं, उनको कहते हैं गलत धारणाएं, को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे क्या कहा जा सकता है? ठीक है, देखते हैं। पहला ऑप्शन है बच्चों की समझ में सूक्ष्म भेद करना और उनका अपने सीखने के प्रति निष्क्रिय। देखिए पैसिव चीज आ गया तो हम बिल्कुल नेगेटिव ऑप्शन कर देंगे। ठीक है, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रोडों से भिन्न होती है। ये बात सही है कि जो बच्चे हैं वो भी सोच सकते हैं, उनका जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम होता है, मतलब जो अडल्ट होते हैं उनके समान मात्रा में समान सोच सकते हैं, पर जो काइंड है वो डिफरेंट हो सकती है। यानी सोचते बच्चे भी अडल्ट्स के जितना ही है, परंतु उनका जो सोचने का तरीका है वो डिफ़र कर सकता है, वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये बात कहना सही है। तीसरी है बच्चों की गलतियों की व्याख्या के लिए मनोहारी शब्दों का प्रयोग करना। यानी बच्चा जब गलती करे तो उसको मनोहारी मतलब अच्छे वर्ड्स कहे, तो ये कहना भी गलत है। बच्चों को उनकी सोच में प्रोडों के समान मानना, ये बात ठीक है, पर सोच में प्रोडों के समान नहीं होती, क्वांटिटी में समान होती है, क्वालिटी अलग होती है। ठीक है, तो ये कहना भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिल्ड्रन डेवलप इंटरेस्ट इन द क्लासरूम व्हेन। बच्चा जो है वो अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है क्लास में जब, ऑप्शन है शिक्षक केवल अच्छे शिक्षार्थियों का पक्ष लेता है, तो भेदभाव तो करना ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित तथा प्रशंसा करता है, ये बात सही है। बच्चे कब रुचि लेंगे? जब टीचर सभी बच्चों को रेनफोर्समेंट करेगा, पार्टिसिपेट करने के लिए उनको सबको प्रोत्साहित करेगा। वे बड़ी कक्षाओं में अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, ये तो कोई बात नहीं। वे अपने गृह कार्य, उन्हें गृह कार्य नहीं मिलता, जब वो प्रोत्साहित होंगे तो ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? देखिए, सोशल लर्निंग की बात किसने की? जो कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन करके सीख सकते हैं। जो हिंसात्मक व्यवहार होते हैं फिल्मों में देख के, वो बच्चे देखकर और जो अपनी लाइफ है उसमें भी सीख सकते हैं। तो इसकी बात मतलब ये बात हो गई ऑब्जर्वेशन की, बच्चे देखेंगे और उसको सीख लेंगे। ठीक है, ऑब्जर्वेशन की बात इनमें से कौन करता है? देखिए, जीन पियाजे कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं, थॉर्नडाइक नहीं कहते इसके बारे में, और जेबी वॉटसन का नहीं कहते, और अल्बर्ट बंडूरा कहते हैं कि बच्चे देखकर सीखते हैं। ठीक है, सोशल लर्निंग होती है, बच्चे जब आसपास की चीज़ों को देखते हैं। जो बंडूरा की है सोशल लर्निंग थ्योरी, उसके अंदर ये दिया गया है कि बच्चे देखकर, दूसरों को देखकर ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। वही सेम क्वेश्चन आ गया। इस प्रकार के जो अनुकरण को, यानी बच्चे देखकर सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन करके सीखते हैं, तो क्या हो गया? ये सोशल लर्निंग हो गया। पहले में सोशल लर्निंग दी गई थी और ऑब्जर्वेशन ऑप्शन था, इसमें ऑब्जर्वेशन पहले दिया गया है, ऑब्जर्व करके सीखता है, तो ये क्या हो गया? सोशल लर्निंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर इज टीचिंग चिल्ड्रन बाय डेमोन्स्ट्रेट ऑफ ए टास्क टू करेक्ट द परफॉर्मेंसेज ऑफ एन ऑलरेडी लर्न टास्क, ही इज यूजिंग डैश मेथड ऑफ टीचिंग। यानी पहले सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देखकर सिखा रहा है। ठीक है, बच्चों को प्रदर्शन देख के सिखा रहा है, यानी पहले बच्चा नहीं, टीचर है वो कर रहा है, करके दिखा रहा है। ठीक है, और फिर बच्चे सीख रहे हैं। तो ये क्या हो, मतलब एक को देख के और बच्चे सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा? मॉडलिंग में क्या होता है कि बच्चे किसी को देख के सीखते हैं। तो यहाँ मॉडल कौन है? शिक्षक करके दिखा रहा है, तो मॉडलिंग ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट है ए टीचर रिब्यूक्स ए स्टूडेंट फॉर हीज आस्किंग ए क्वेश्चंस, मतलब एक जो अध्यापक है वो मना कर देता है, टीचर जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उनको ये कहता है, डांट देता है या फिर मना कर देता है। तो अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष बच्चे जो होते हैं वो निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संज्ञा दी जा सकती है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। फैसिलिटेटिंग इफेक्ट, तो फैसिलिटेटिंग मतलब वही होता है साथ देना या इस प्रकार का उसको सुविधा देना, तो ये तो गलत हो जाएगा। वैकेलेरियस पनिशमेंट, ये सही होता है। प्रतिनिधिक दंड, मतलब जब बच्चा एक चीज़ को देख के, मतलब अगर टीचर एक बच्चे को दंड दे रहा है, पनिशमेंट दे रहा है, तो दूसरा बच्चा अपने आप उसको ये सोचेगा कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे भी मिल सकती है। ये जो वैकेलेरियस है ये रेनफोर्समेंट में भी हो सकता है, और जैसे मान लीजिए किसी एक बच्चे ने अच्छा कार्य किया तो उसको रेनफोर्समेंट मिली, यानी कि उसको शाबाशी रिवार्ड मिला, तो दूसरा बच्चा भी उससे रेनफोर्स हो सकता है देखकर, ठीक है। तो ये होती है प्रतिनिधिक। दूसरा है क्लासरूम एथिक्स, तो ये नहीं होंगे। सेल्फ रेनफोर्समेंट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वैकेलेरियस जो पनिशमेंट है वो होती है ये कि जब बच्चा किसी दूसरे के ऊपर हुए कार्य को देखकर ही सीख जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को अच्छा कार्य करने पे रिवार्ड मिलता है तो वो भी ये सोचता है कि मैं भी अच्छा कार्य करूँगा तो रिवार्ड मिलेगा, या किसी बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है तो वो भी ये सोचता है, उसको ये लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन मैं करूँगा या मैं कार्य करूँगा तो मुझे भी पनिशमेंट मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोसेस इन द सोशल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी ऑफ बंडूरा। बंडूरा की जो सामाजिक अवलोकन की थ्योरी है उसमें कौन सा एक प्रक्रिया होती है? अधिगम सिद्धांत जो है उसमें कौन सी एक प्रक्रिया होती है? ठीक है, देखते हैं। पहला है रिफ्लेक्शन, रिटेंशन, रिपीटेशन और रिकैप्चुलेशन। तो जो बंडूरा की जो थ्योरी होती है उसके अंदर आता है अटेंशन, रिटेंशन, ये सारी चीज़ें जो आती हैं उनमें एक जो चीज़ है वो होगा रिटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होता, रिपीटेशन, रिकैप्चुलेशन ये सारी चीज़ें नहीं होती। रिटेंशन, अटेंशन, रिटेंशन, इनमें से एक रिटेंशन आता है। तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। द कोज ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस इन चिल्ड्रन इज देयर, यानी बच्चों में सीखी गई निसहायता का कारण है। देखते हैं। पहला है अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। दूसरा है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। अब देखिए पूछा गया है लर्न हेल्पलेसनेस, यानी कि बच्चों के माइंड में ये आ जाना कि हम तो कर ही नहीं सकते, यानी उन्होंने उस चीज़ को एक्वायर कर लिया है कि मतलब नेगेटिविटी आ गई है उनके अंदर कि मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं, ठीक है, मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। तो उसको कहेंगे लर्न हेल्पलेसनेस, यानी व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डोमेन ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो डोमेन, लर्निंग का डोमेन पूछा गया है, तो लर्निंग के 3 डोमेन बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक, दूसरा है अफेक्टिव भावात्मक, और एक बताया है साइकोमोटर होता है गत्यात्मक। तो अब देखिए कौन सा डोमेन नहीं है, एक्सपेरिएंटल, अफेक्टिव, अच्छा इसमें पूछा गया डोमेन है तो एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है इनमें से कोई भी। देखिए अफेक्टिव डोमेन है और स्पिरिचुअल, प्रोफेशनल ये कोई डोमेन नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को डैश में से सहायता की आवश्यकता है। देखिए पहला है
कॉग्निटिव यानी जो संज्ञान है उसमें सहायता की ज़रूरत है, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि बच्चे का जो व्यवहार है वो अपने जो साथी हैं उनके साथ खराब है। साइकोमोटर इसमें भी नहीं होगा। अफेक्टिव यानी भावनात्मक पक्ष से मजबूत करने की ज़रूरत है, या फिर भावनात्मक जो पक्ष है बच्चे का उसमें उसको सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि वो बच्चों के साथ हाइपर रहता है, जो उसका बिहेवियर है वो अच्छा नहीं है, तो किस में आ जाएगा, अफेक्टिव डोमेन में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द डूइंग आस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन द, जो डूइंग आस्पेक्ट है बिहेवियर का करना वो किसके अंदर आता है। ऑप्शन देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव डोमेन में तो दिमाग वाली संज्ञान वाली चीज़ें आती हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हट जाएगा। अफेक्टिव में बिहेवियर सोचना भावनात्मक पक्ष की चीज़ें आती हैं। कॉग्निटिव जो डोमेन होता है इसमें आती हैं, कॉग्निटिव मतलब जो साइकोमोटर है उसमें आती हैं करना एस्पेक्ट। कॉग्निटिव गतिक जिसमें हाथ पैर की मूवमेंट हो उस चीज़ की, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉग्निटिव वर्ब्स आर यूज्ड टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, इनमें से कौन सा जो वर्ब है। ऑप्शन है वर्गीकृत करना, अंतर करना, डिस्क्राइब करना, आइडेंटिफाई करना। तो देखिए जो पहला है विश्लेषण करना, विश्लेषण मतलब उनको मान लीजिए आपके सामने चावल और दाल पड़ी है, उनको आप छांट रहे हैं, तो मतलब अलग अलग कर रहे हैं। इसी प्रकार है सूचनाओं को एनालाइज करना, तो एनालाइज मतलब वर्गीकृत करना, डिफ्रेंशिएट करना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्लूम्स टेक्सोनोमी इज ए हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है वो डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, किसकी है। ऑप्शन है कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव की, अचीवमेंट गोल्स की, करिकुलर डिक्लेरेशंस की, रीडिंग स्किल्स की। तो दोस्तों हमें पता है जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है वो संज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात करती है, जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हैं उसके ऊपर बात करती है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अपने पास विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डोमेन इवेल्युएटिंग इन द ब्लूम्स रिवाइज टेक्सोनोमी। आपको पता है कि जो ब्लूम की रिवाइज टेक्सोनोमी है उसके अंदर 5 से 6 जैसे इवेल्युएटिंग, सिंथेसिस, इस प्रकार की काफ़ी सारी जो वो हैं बातें, डोमेन हैं वो दी गई हैं। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सी जो इवेल्युएटिंग है के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, जो इवेल्युएटिंग वाला पक्ष है, डोमेन है, उसको क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शंस हैं अपने पास क्रिएटिंग ए ग्राफ और चार्ट यूजिंग डाटा, जजिंग द लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इवेल्युएशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जज करना, तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ग्रेड डिफर फ्रॉम मार्क्स, यानी ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ये जो प्रश्न है निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। ऑप्शन है अपने पास अपसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त अंक या प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह तो इसमें नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये एनालिटिक हो जाएगा, और डाइवर्जेंट मतलब अपसारी थिंकिंग नहीं होगी। तो इसमें सीधा सा है कि जो ग्रेड है वो कैसे अलग है। ग्रेड है अंकों से, ग्रेड आती है, मान लीजिए मार्क्स आते हैं 75%, 80%, ये सारे मार्क्स हैं, तो ये कैसे अलग हैं। तो ये एनालिटिक में आ जाएगा, विश्लेषणात्मक थिंकिंग में आ जाएगा। किस प्रकार का प्रश्न है, विश्लेषण करो ये और ये कैसे अलग हैं, ये पूछ रहा है, तो ये विश्लेषण करना है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
उद्देश्यों के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जैसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्देशित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिया करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध बताना, दिखाना, हल करना इत्यादि निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है। देखिए ये सारी जो चीज़ें आती हैं, परिवर्तन लाना, गणना करना, खोज, निर्देशित, अनुरूपित करना, ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन में है। करना, हल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं एप्लीकेशन में। ठीक है, आपने जो ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ी होगी उसमें जो दे रखी हैं स्टेजेस, ये सारी चीज़ें ऊपर होता है सिंथेसिस, इवेल्युएशन, और इसी प्रकार एप्लीकेशन भी आता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statements about learning is correct from a constructivist perspective? जो कंस्ट्रक्टिव है उनके प्रोस्पेक्टिव में, अगर उनके नज़रिए से देखा जाए तो कौन सा लर्निंग के बारे में एक सही ऑप्शन है। देखिए, लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल। तो ये नहीं कहते, जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी नॉलेज खुद से बिल्ड करता है, खुद से एक्सपीरियंस लेके सीखता है। ठीक है, दूसरा है तो ये तो नहीं होगा। लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रोट मेमोराइजेशन, ये भी नहीं होगा। लर्निंग इज़ कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर्स, तो ये इसकी बात बिहेवियरिस्ट करते हैं। चौथा है लर्निंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्ट ऑफ नॉलेज बाय एक्टिव इंगेजमेंट। बिल्कुल सही बात है, जो लर्निंग है वो एक्टिव इंगेजमेंट में रह के नॉलेज को बिल्ड करने की, कंस्ट्रक्ट करने की एक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटिंग स्टूडेंट्स विद क्लियर एग्जाम्पल्स एंड नॉन एग्जाम्पल्स, विद्यार्थी को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं। देखते हैं। इज एन इफेक्टिव वे टू इंकरेज कॉन्सेप्चुअल चेंज। ठीक है, यानी अवधारणा को समझाने का सही तरीका है, तो ये बात सही लग रही है। यह विद्यार्थियों को दिमाग में भ्रांतियाँ लाता है, यानी आप एग्जाम्पल दे रहे हो, नॉन एग्जाम्पल से बच्चों को सिखा रहे हैं तो ये भ्रांतियाँ लाएगा, ये बात कहना गलत है। ये अवधारणाओं की समझ में अभाव पैदा करता है, तो ये कहना भी गलत है। ये लास्ट ऑप्शन है, ये है अवधारणा समझ के बजाय प्रक्रियात्मक ज्ञान पर ध्यान देता है, तो ये कहना भी गलत है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो पहला है अपना, ये एक इफ़ेक्टिव तरीका है जो कॉन्सेप्ट हैं उनको समझाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स सपोर्ट्स मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम। कौन से जो फैक्टर्स हैं वो मीनिंगफुल लर्निंग को सपोर्ट करते हैं कक्षा में। ऑप्शन देखते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, यानी टेस्ट की जो क्लास टेस्ट होते हैं उनकी संख्या बढ़ा देने से इफ़ेक्टिव लर्निंग हो जाएगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, तो ये कहना गलत है। तीसरा, इंक्रीजिंग रिवार्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन, सिर्फ रिवार्ड देते रहेंगे तो मीनिंगफुल लर्निंग कैसे होगी। फॉलोइंग वन ऑफ द लेक्चर मोड टू इंस्ट्रक्ट, यानी लेक्चर मोड में ही पढ़ाते रहें, ये भी कहना गलत है। लास्ट है, शोइंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन द कंटेंट मैटर एंड गिविंग एंड हैविंग कंसर्न फॉर चिल्ड्रंस ओवरऑल वेलबींग एंड लर्निंग। तो ये बात कहीं सही लग रही है कि अगर बच्चे का जेन्युइन इंटरेस्ट आएगा तो मीनिंगफुल लर्निंग हो जाएगी, जो कंटेंट है, मैटर है, वो अच्छे से सीख पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज। जो रचनावादी उपागम है उसके अकॉर्डिंग ज्ञान की रचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। प्रेयर नॉलेज ऑफ द लर्नर, जो बच्चे की पूर्व ज्ञान होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंडीशनिंग की बात नहीं करते कंस्ट्रक्टिविस्ट, पनिशमेंट की बात और रोट मेमोराइजेशन की बात नहीं करते। जो कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो ये कहते हैं कि जो बच्चे के पूर्व जो एक्सपीरियंस होते हैं, उसके जो अपने समाज, संस्कृति, घर परिवार के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनके ऊपर ही, उनको नींव बना के वो कुछ सीखता है। टीचर भी उसकी हेल्प करता है और जो अपना ज्ञान का कंस्ट्रक्शन है वो बच्चा उन्हीं के बेसिस पे करता है, यानी जो पूर्व ज्ञान होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होते हैं, उनसे ही बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए लास्ट। डैश आर एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यानी कि इनमें से कौन सा एक
सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ऑप्शन देख लेते हैं। सोशल इंटरेक्शन, ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल, रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, तो ये तो हटा देंगे। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएट, तो ये भी हम हटा देते हैं। यानी कि सिर्फ स्टिमुलस से बच्चा सीख पाएगा तो कंडीशनिंग हो जाएगी, तो इसमें हटा देंगे। सिर्फ प्रैक्टिस से ही बच्चा सीख पाएगा, यानी कि किसी एक चीज़ की प्रैक्टिस कराते जाओ तो उससे बच्चा सीखता जाएगा, ये कहना भी गलत। तो जो बात है सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चा है वो सोशल इंटरेक्शन करके लोगों के साथ अपनी जो नॉलेज है उसको बिल्ड करेगा, उसको कंस्ट्रक्ट करेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस। आज हमने जो कुछ 30-31 क्वेश्चन देखे एनसीएफ में से भी, ब्लूम की टैक्सोनॉमी से में भी, और कुछ क्वेश्चन बंडूरा की जो थ्योरी थी उसमें से भी थे। ये कुछ मिक्स क्वेश्चंस थे जो सीटेट, रीट और बाकी जो भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं जिनमें सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट का जो पोर्शन आता है, तो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। बाकी अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल स्पेशल नोट्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बेल का आइकन बना है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी वीडियोज आएँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। बाकी स्पेशल नोट्स 1 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पे से आप सभी वीडियोज़ की पीडीएफ और बाकी रीट सीटेट से संबंधित अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली वीडियो तक दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।